Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. First article is related with the Rajasthan's new promising bill, जिसकी हम बात कर रहे हैं मिनिमम इनकम बिल. देखिए, डिस्कशन हम क्यों करने वाले हैं इसका. आज अगर हम न्यूज़ आर्टिकल की बात करें तो एक हेडलाइन के साथ ये आया है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023 को यहाँ पर प्रपोज करने वाले हैं. देखिए, ये बिल एम कर रहा है कि ये एंटाइटलमेंट बेसिक जो सोशल सिक्योरिटी है उन्हें सपोर्ट करेगा. कोई भी जो व्यक्ति है, जो हाउस होल्ड है, इन सभी को एक मिनिमम गारंटी इनकी इनकम यहाँ पर ये प्रोवाइड करने वाला है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बिल इज ऑल अबाउट. देखिए, अंडर दिस बिल व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड कि जो सारी फैमिलीज़ यहाँ पर दिखाई देंगी स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी कर रही है कि ये एम्प्लॉयमेंट देगी 125 दिन का. पहली चीज़ आप ये याद रखेंगे, ठीक है. 125 दिन हर साल, जिसमें जो एज्ड होंगे, डिसेबल्स होंगे, विडोज़ होंगी, सिंगल वुमेन होंगी, उनको मिनिमम पेंशन दी जाएगी 1000 रुपये की. और इसी के साथ एक अच्छी चीज़ क्या बताई गई है. देखिए, ये जो 1000 रुपये का मिनिमम अमाउंट है, ये जो पेंशन अमाउंट है, ये हर साल 15% की रेट से ये इम्प्रूव होता रहेगा. अलॉन्ग विद दैट इस बिल में 3 ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में बात की गई है. फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो पहला है राइट टू मिनिमम गारंटी इनकम, ठीक है. दूसरा राइट टू गारंटेड एम्प्लॉयमेंट एंड राइट टू गारंटेड सोशल सिक्योरिटी पेंशन. इसको लेकर जो गवर्नमेंट है ये यहाँ पर एडिशनल, अगर आप देखेंगे तो 2500 करोड़ रुपए का एक एडिशनल एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पर दिखाई देगा. इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज की जिनकी हमने यहाँ पर बात करी है, चलिए उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं. देखिए, पहली बात की जा रही है मिनिमम गारंटी इनकम. देखिए, जितने भी एडल्ट सिटीज़न हैं स्टेट की, उनको गारंटी दी जा रही है कि उनको 125 दिन का काम यहाँ पर दिया जाएगा. राजस्थान गवर्नमेंट की अपनी एक फ्लैगशिप स्कीम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एरिया, और वहीं पर महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो आपको सभी को पता है, मनरेगा फॉर दी रूरल एरियाज. इसी बजट में बात की जा रही है कि सीएम ने ये बात भी यहाँ पर प्रपोज की है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी है प्रति फैमिली को फ्रॉम 100 to 125 आपको ये देखने के लिए मिलेगी. अलॉन्ग विद दैट नेक्स्ट अगर हम बात करें गारंटेड एम्प्लॉयमेंट, तो देखिए यहाँ पर गारंटेड एम्प्लॉयमेंट में बात की जा रही है राइट टू एम्प्लॉयमेंट की. पहली चीज़, स्टेट यहाँ पर बात कर रहा है कि ये सभी व्यक्ति जो शहरी या गांव के क्षेत्र में रह रहे हैं, रूरल या अर्बन एरिया में, इन सभी को मिनिमम वेजेस यहाँ पर वीकली पे किए जाएंगे इन केस ऑफ नॉट लेटर देन अ फोर्टनाइट. इन केस अगर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर फेल हो जाती है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए विद इन 15 days, then when demanded was made, the applicant will be entitled to receive unemployment allowances, which means अगर किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर अप्लाई किया है और उसको अप्लाई करने के बाद 15 दिन तक अगर इनको रोज़गार नहीं मिलता है तो स्टेट गवर्नमेंट इनको क्या देगी, यहाँ पर एक तरीके से अलाउंस देगी, ठीक है. सो स्टेट विल डेजिग्नेट अ प्रोग्राम ऑफिसर, जो कि किसी भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट से नीचे नहीं होंगे रूरल एरिया में, और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लोकल बॉडी इन अर्बन एरिया, ताकि इस एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके. ये जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, दे शैल इंश्योर बेसिकली कि जो वर्क साइट है वो किसी भी व्यक्ति, सपोज ये ए व्यक्ति हैं, तो ये इनके रेसिडेंस से 5 किलोमीटर के रेडियस में ही हो, ठीक है. ऐसे केस में इनको एक कार्ड यहाँ पर जनरेट किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर एप्लीकेशन देता है कि भाई उसको नौकरी चाहिए है, अब समय आ गया, और अगर उसे 1 हफ्ते से 15 दिन के भीतर नौकरी नहीं दी जाती है तो इसको एक रोजगार भत्ता भी दिया जाएगा. अलॉन्ग विद दैट थर्ड पॉइंट वाज द गारंटेड सोशल सिक्योरिटी पेंशन. देखिए, यहाँ पर बात की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि ओल्ड एज है, स्पेशली एबल्ड है, विडो है, ठीक है. आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज द सेक्शन. वुमेन है,
इन सभी को यहाँ पर पेंशन पाने का अधिकार है। ये जो पेंशन है ये समय समय पर इंक्रीज़ होती जाएगी, इसको 2 इंस्टॉलमेंट में इंक्रीज़ करने की बात की गई है। 5% जुलाई में और उसके बाद 10% इन जनवरी ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग विद 2024 एंड 25, विच मीन्स 15% के हिसाब से यहाँ पर इसको प्रपोज किया जा रहा है। अगर हम इस बिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो द ट्रू मेजर ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी फाउंड in how it treats its most vulnerable member. This was the very famous quote by none other than but the Mahatma Gandhi. So it is basically a moral responsibility, if I'll conclude, of every government that they should ensure that every person gets the justice, whether it is a social, financial justice, it should be provided. Okay, so यहाँ पर ये अपने आप में एक पहला ऐसा बिल होगा जो कोई स्टेट गवर्नमेंट लेकर आएगी। ऑल राइट, आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, रिलेटेड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर नथिंग बट इंटरनेशनल रिलेशन। चलिए बात करते हैं आखिर हुआ क्या है। देखिए, रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 यहाँ पर आ गया है। हुआ क्या है, इसको पब्लिश किया गया है बाय दी हेनली एंड दी पार्टनर्स, और आप इसमें देखेंगे इंडिया ने बहुत अच्छी उछाल लेते हुए 80 पॉइंट्स को कवर किया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, इंडिया ने क्लाइम किया है 7 प्लेसेस को। अगर हम पिछली बार के मुकाबले में बात करें तो इंडिया का जो रैंक था विच वाज 87 लास्ट ईयर, और इंडिया ने यहाँ पर 7 पॉइंट्स को जंप करते हुए फाइनली इंडिया का पासपोर्ट वर्ल्ड की 199 कंट्रीज़ की अगर आप बात करेंगे तो इसमें से 80th पावरफुल पासपोर्ट आपको इंडिया का दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पर अभी भी एक डिफरेंस है, जो नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडिया की वीज़ा फ्री एक्सेस है जो अलाउ होना चाहिए वो अभी भी एज इट इज़ है जैसा पहले हमें देखने के लिए मिला था। ओके, हालांकि इसी रैंकिंग में टॉप किया है सिंगापुर ने, जिसने लगातार 4 से 5 साल, जो जापान है जो हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स को हमेशा टॉप करता है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है, उसको ओवरटेक करते हुए सिंगापुर इस बार आपको पहली रैंक पर दिखाई देगा। सो दीज आर द कंट्रीज़ जो आपको दिखाई दे रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सिंगापुर आपको टॉप रैंक पे दिखाई देगा, जर्मनी, इटली एंड स्पेन यहाँ पर तीनों ने मिलकर सेकंड रैंक ली है, और बाकी सारी कंट्रीज़ विच यू आर सीइंग हियर लाइक ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस एंड जापान, ये थर्ड रैंक पर आई हैं। विच मीन्स जापान जो कभी यहाँ आता था, आज उसका जो पासपोर्ट है ये थोड़ा सा डिक्लाइन होकर आपको थर्ड पोजीशन पे देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे अगर हम बात करें तो हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स आखिर है क्या। देखिए, हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये किसी भी कंट्री के पासपोर्ट को एक ग्लोबल रैंकिंग प्रोवाइड करता है, विच मीन्स कि कितना फ्रीडम है उनके सिटीजन्स को दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए। अगर हम हेनलेस इंडेक्स की बात करें तो इसे 2006 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने के लिए हेनलेस एंड पार्टनर वीज़ाज रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, जिसे हम HVRI बोलते हैं, ये इसको यहाँ पर पब्लिश करते हैं। इट बेसिकली रैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड्स पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन देयर होल्डर कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीज़ा। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू एनी कंट्री लाइक एंड इफ़ यू आर अ होल्डर ऑफ इंडियन पासपोर्ट, तो आपको कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या वीज़ा लेने के पहले, मतलब डेस्टिनेशन वीज़ा लेकर आप वहाँ एंटर हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। सो बेसिकली दिस इंडेक्स इंक्लूड 199 डिफरेंट पासपोर्ट एंड 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशन, जिसके हिसाब से इसे डिसाइड किया जाता है। अगर हम बात करें तो ओरिजिनली इसको क्रिएट किया गया था डॉक्टर क्रिस्टियन एच कैलन, जो कि चेयरमैन है हेनलेस एंड पार्टनर के, और साथ ही आप देखेंगे जो डेटा है वो लिया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IAT, ठीक है, और ये दोनों मिलकर इसको यहाँ पर रिलीज़ करते हैं। अगर हम 2023 के इंडेक्स के बारे में बात करें तो आप देखेंगे 2023 में हुआ क्या है, जापान यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है सिंगापुर के द्वारा। दैट मीन्स आप देखिए सिटीजन्स जो हैं सिंगापुर के, दे कैन विजिट एक्चुअली 192 ट्रैवल डेस्टिनेशन आउट ऑफ 227। ओके,
वहीं जर्मनी, इटली एंड स्पेन ये सेकंड प्लेस पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जापान और बाकी सारी कंट्रीज़ आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का रिजल्ट बहुत अच्छा हमें देखने के लिए मिला है। आपके सामने 2006 से लेकर 2023 तक का एक डेटा है, वेयर यू विल फाइंड दैट इंडिया 87 रैंक से पहुंचा है 80th रैंक पर इन 2023, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। ऑल राइट, आगे अगर हम बात करें तो हेनली एंड पार्टनर्स दे हैव आल्सो कंक्लूडेड एन एग्जीक्यूटिव न्यू रिसर्च, जिसमें बात की गई है हेनली ओपननेस के बारे में। ठीक है, दिस इज द सेक्शन हियर यू विल फाइंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। हेनली ओपननेस इंडेक्स किस बारे में बात करता है? ये मेजर करता है कि कितने ऐसे नेशन हैं विच डज अ कंट्री अलाउ वीज़ा फ्री एक्सेस टू। So the top 20 most open countries are all the small islands nation of Africa state except the Cambodia. First thing, so there are 12 completely open country that offers visa free or visa on arrival entry for all the 198 passport holders in the world. सो हेयर अगर हम इस जगह पर बात करें तो इंडिया की रैंक आपको देखने मिलेगी 94 आउट ऑफ 97 रैंक्स फॉर अलाउइंग ओनली 4 कंट्रीज वीज़ा फ्री एक्सेस। अगर आप इस इंडेक्स के बॉटम में चले जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा देयर आर 4 कंट्रीज जिन्होंने स्कोर किया है 0, क्योंकि ये वीज़ा फ्री एक्सेस किसी भी पासपोर्ट को यहाँ नहीं देते हैं, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, Papua New Guinea and the Turkmenistan. Alright, so these are the basic information which are related and important for your examinations. Along with that, आपको IATA के बारे में पता होना चाहिए. So I am just giving you 2 points like इसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था और आज अगर आप इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो इट इज़ इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। देखिए अगेन ब्लैक सी इनिशिएटिव फिर से न्यूज़ में है, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। एक बहुत छोटी सी न्यूज़ आई है, इंडिया ने देखिए सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशन के एक एफर्ट को जिसे ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव बोला जाता है। कारण क्यों? देखिए आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो रशिया और यूक्रेन वर्ल्ड में बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन जाते हैं फूड ग्रेन के, स्पेशली अगर आप बात करेंगे वीट एंड कॉर्न्स की, और इनकी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, लड़ाई की वजह से आप देखेंगे अचानक से जो ग्रेन्स के प्राइजेस हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द ब्लैक सी ग्रेन डील। देखिए यूक्रेन, अगर जैसा मैंने आपको बताया था, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर माने जाते हैं। सो व्हाट हैपेंड, जब रशिया ने इन्वेड किया इस कंट्री को, इसकी वजह से बहुत सारे जो पोर्ट हैं वो ब्लॉक हो गए, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ पर ये ग्रेन्स भेजते थे ऐसी कंट्रीज़ में फूड शॉर्टेज हो गई। फूड सिक्योरिटी की वजह से बहुत सारे जो पुअर नेशंस हैं वर्ल्ड में उनको सफ़र करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने मिला पाकिस्तान में, जब यूक्रेन के पास से चावल यहाँ पर नहीं आ पा रहा था तो अचानक से यहाँ वीट के प्राइस ने एकदम आसमान छू लिया था। सो बेसिकली इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ब्लैक सी से निकलते हुए पोर्ट्स को एक फ्री एक्सेस देने के लिए, फूड ग्रेन्स पोर्ट्स के लिए यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर इंटरवीन किया और रशिया और यूक्रेन को यूनाइटेड नेशन और टर्की ने यहाँ पर इनिशिएटिव लेते हुए दोनों के बीच में एक डील करवाई जिसे बोला जाता है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। सो इट वॉज सेटअप टू रिज्यूम द वाइटल फूड एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट from Ukraine to the rest of the world. So what this initiative was doing, basically it was allowing the exporter of grain, other foodstuffs, fertilizer, ammonia, and it is also resuming the safe maritime humanitarian corridor for the 3 keys Ukrainian port, ये 3 पोर्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, हालांकि इसके ऊपर लगातार विवाद होता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप याद करें तो कल ही रशिया ने इससे विड्रॉल कर लिया है, सिंस जो 19 जुलाई थी वो इसके ख़त्म होने की आखिरी तारीख थी। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाई इट इज़ अगेन इन न्यूज़। क्यों हमने इसको डिस्कस किया? क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है, बैक किया है। ऑलराइट, चलिए moving on to the next article, and we are talking and discussing about the C-295 aircraft। देखिए हो क्या रहा है, सितंबर में इंडियन एयरफोर्स रिसीव करेगी पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए पहले देखेंगे कि C-295 आखिर है क्या।
देखिए C295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि लगभग 5 से 10 टन कैपेसिटी का आपको दिखाई देगा। आगे अगर हम बात करें तो दे आर वेरी रोबस्ट एंड रिलायबल, दे आर वर्सेटाइल एंड एफिशिएंट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बिकॉज व्हाट दे कैन डू, दे कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ डिफरेंट मिशंस। अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो आप देखेंगे इनका फ्लाइट एंड्योरेंस लगभग 11 घंटे का आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑल्सो दे कैन कैरी आउट मल्टी रोल ऑपरेशंस अंडर ऑल द वेदर कंडीशंस। Also they can basically routinely operate day as well as night in the combat mission। चाहे आप बात करें डेजर्ट मिशंस अगर हो रहे हैं या किसी भी तरीके का मैरीटाइम एनवायरनमेंट है, दे कैन वर्क वेरी एफिशिएंटली एटलीस्ट फॉर 11 आवर्स। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो दे हैव अ रेयर रैम्प डोर फॉर द क्विक रिएक्शन एंड पैरा ड्रूपिंग ऑफ द ट्रूप्स एंड कार्गो, जिसकी वजह से जो शॉर्ट टेक ऑफ होते हैं या लैंड होते हैं या सेमी प्रिपेयर्ड सरफेस होता है उसके लिए बहुत ही शानदार साबित होते हैं। अब देखिए होगा क्या, ये जो C95 आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इंडियन एयरफोर्स के एक बहुत ही पुराने आप देखेंगे एवरो 748 प्लान्स को यहाँ पर पूरी तरीके से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अगर हम एवरो 748 प्लेन्स की बात करें तो ये ब्रिटिश ओरिजिन के ट्विन इंजन टर्बो ट्रूप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है, तो आप समझिए ये कितने पुराने हो चुके हैं और इन्हें रिप्लेस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। ओके, और इनकी जो फ्लाइट कैपेसिटी है दैट इज़ ऑल्सो ओनली 6 टन एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि इनको यहाँ पर चेंज किया जाएगा। इंडिया की इमेज यहाँ पर क्या हो जाएगी, जैसे आपको C295 मिल जाएंगे। देखिए विद दिस प्रोक्योरमेंट दीज एयरक्राफ्ट इनटू द इंडिया बन जाएगा 35th C295 ऑपरेटर in the worldwide with 285 aircraft which has been ordered and 38 operational in 34 different countries. These aircraft have achieved more than 5 lakh flight hours। सो जो नेवी है, जो कोस्ट गार्ड है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है जब C295 की बात आती है। सो इनको यूज़ किया जा सकता है, सिविलियन रोल्स में भी यूज़ किया जा सकता है और फर्दर किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे एक्सपोर्ट करने की किसी चीज़ में हो, उसमें भी इनका इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही इनकी पोटेंशियल, जैसा मैंने आपको बताया था, ये रिप्लेस कर सकते हैं AN-32 एयरक्राफ्ट्स को, जो कि आपको वर्क आवर्स ऑफ IAF विथ ओवर 100 of them are already there in service. So the AN-32S will be in service up to 2032 and beyond. So यहाँ पर C295 का इंक्लूजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए। ऑलराइट, फाइनली हुआ क्या है, IAF को रिसीव होने वाला है पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और इसी को देखते हुए यहाँ पर 6 पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई है कि वो एयर बसिंग के लिए यहाँ पर तैयार रहें। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जहाँ पर बात की जा रही है की टेक अवेज फ्रॉम द नाटो समिट। देखिए रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि नाटो का एक समिट हुआ है 11 से 12 जुलाई में विल्नियस में, जो कि कैपिटल है लिथुआनिया की। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक समिट हुआ है, इसीलिए कई बार आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल सकता है विल्नियस समिट। सो हम बात कर रहे हैं नाटो की 2023 की समिट की। इसके पहले समिट कहाँ हुई थी, आप याद रखेंगे मैड्रिड स्पेन में ये समिट यहाँ पर हुई थी। चलिए बात कर रहे हैं आर्टिकल डेडिकेटेडली बात कर रहे हैं कि क्या टेक अवेज है। देखिए नाटो समिट के अगर हम हाइलाइट्स के बारे में यहाँ पर बात करें तो इन्होंने बात करी अटेंडेंस ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। सो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। ओके, पहली बात कर रहे हैं कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की प्रेजेंट्स एट द समिट हाईलाइटेड दैट जो पॉसिबिलिटी है नाटो की मेंबरशिप्स को एक्सटेंड करने की यूक्रेन के लिए, उसके बारे में यहाँ पर कोई चर्चा होगी। नाटोज लीडर्स ने यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी दिखाया है, अपने टाइड्स को यहाँ पर डीपनिंग करने की कोशिश करी है विद दी यूक्रेन, और इसी की वजह से आपको इनका एक पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाटो यूक्रेन काउंसिल के बारे में बात की गई है। देखिए यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है नाटो यूक्रेन काउंसिल, जो एम करने वाला है टू एंगेज यूक्रेन इन द क्राइसिस कंसल्टेशन एंड डिसीजन मेकिंग, इंडिकेटिंग पोटेंशियल फ्यूचर इंक्लूजन एज अ फुल टाइम मेंबर। फर्स्ट थिंग,
ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देन देयर इज़ अ नो क्लियर पाथ फॉर यूक्रेन्स मेंबरशिप इन नाटो, इसके बारे में भी यहाँ चर्चा की गई है। तो समिट ने यहाँ पर कोई भी एक फर्म टाइमलाइन नहीं प्रोवाइड की है कि कब तक यूक्रेन यहाँ पर इसका ऑफिशियल मेंबर बनकर आएगा। हालांकि इन देयर कम्युनिके समराइजेशन समिट ने कंक्लूड किया है कि यूक्रेन कैन ज्वाइन व्हेन द अलाइज एग्री एंड कंडीशंस आर मीट। सो जैसे ही इसकी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, यूक्रेन इसका फुल टाइम मेंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेंबरशिप ऑफ स्वीडन के बारे में भी यहाँ पर हमें बात देखने मिलेगी। रिसेंटली टर्की विथड्रू इट्स ऑब्जेक्शन टू स्वीडन ज्वाइनिंग द अलायंस। आपको पता होगा टर्की को लगातार कुछ इश्यूज थे कि स्वीडन यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकता नाटो को लेकर, हालांकि टर्की ने इस इश्यूज को बैक कर लिया है। सो इसकी वजह से आप देखेंगे स्वीडन फाइनली एक नई एंट्री होगी जो कि आपको नाटो में देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि आपको याद हो तो टर्की हैड रेज्ड ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द मेंबरशिप ऑफ नॉट अलोन दी स्वीडन बट दी फिनलैंड ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए, सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने मिलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि इन्होंने नाटो डिफेंस को बढ़ाने के बारे में भी यहाँ पर बात करी है, विच मीन्स व्हाट दे आर सेइंग कि in response to the crisis in the Eastern Europe, NATO what they have planned to maintain a force of nothing but the 3 lakh troops with air and naval capabilities and endorsed a defense production action plan। इसी के अलावा टर्की का जो हमें एक शिफ्ट देखने मिला है वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए, थ्रेट एक्टर्स टू नाटो के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए, चाइना एम्बिशन एंड दी कोहर्सिव पॉलिसीज़ को भी यहाँ डिस्कस किया गया है। ऑल राइट, कैसे? देखिए, समिट ने हाईलाइट किया है कि यहाँ पर थ्रेट है चाइना के जो मैलिशियस साइबर ऑपरेशंस है, कन्फ्रंट्रेशन रॉथरिक आपको देखने मिलेंगी, जो डिसइंफॉर्मेशन वो टारगेट कर रहा है नाटो और उनके अलायंस को, ये कहीं ना कहीं इनके लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा, इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट पर भी यहाँ चर्चा की गई कि इंडो पैसिफिक में एक इंक्रीज रिलेवेंस आपको देखने मिल रहा है यूरो एंड अटलांटिक सिक्योरिटी। वहीं आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो स्पेस है क्वाड कंट्रीज़ के लिए वो भी एक्सपांड होता जा रहा है, लाइक दी न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। वहीं रशिया अंडररेटेड अप्रोच। देखिए, इस समिट में रशिया ने लॉन्च किए हैं ड्रोन्स ऑफ अटैक एट कीव, जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा इंस्टांस है अगेंस्ट दी नाटोज पोटेंशियल एक्सपेंशन। सो इन सारी चीज़ों को लेकर इस बार यहाँ पर आपको चर्चा देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसको शॉर्टली समराइज़ करने की बात करें तो ये पूरे के पूरे मुद्दे आपको इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर विल्नियस समिट से लेकर, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सोशल सिक्योरिटी से लेकर ये आर्टिकल है, अ जॉब एंड करियर राइट द डिसेबल कैन नॉट बी डिनाइड। बात की जा रही है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और उनके राइट को लेकर। देखिए, आर्टिकल की शुरुआत बहुत अच्छी एक लाइन से यहाँ पर की गई है, जस्टिस डिलीड इज जस्टिस डिनाइड। देखिए, ये स्टेटमेंट है जिसको कई बार यूज़ किया जाता है जुडिशियल केसेस को रिव्यू करते समय। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस सिचुएशन को लेकर, और ये बात हम यहाँ पर करने वाली है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में। देखिए, सबसे पहली बार पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन एंड राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था राइट ऑफ द डिसेबल पर्सन टू बी एम्प्लॉयड एंड प्रमोटेड इन दी गवर्नमेंट जॉब्स ऑन इक्वल बेसिस विद अदर्स। और इसी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था 3% रिजर्वेशन जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने डिसेबल जितनी भी हैं उन्हें ग्रुप सी ग्रुप डी में यहाँ पर प्रायर इंट्रोडक्शन देने की भी बात करी थी। नाउ द एक्ट एक्सटेंड रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद द डिसेबल इन द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। इसी को लेकर आपको पता होगा 2016 का जो एक्ट आया है उसी के साथ जो नंबर ऑफ डिसेबिलिटी हैं उन्हें 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक है,
अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिए जाएंगे ताकि इंश्योर किया जा सके जो डिग्निटी होती है, जो इक्वालिटी होती है डिसेबल्स की। आप बात करेंगे चाहे आप करियर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, गवर्नमेंट जॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात करें, और इस सभी को ध्यान में रखते हुए 3% के एक रिजर्वेशन को यहाँ पर रखा गया था। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? देखिए रिजर्वेशन जो है डिसेबल्स का, वो उनको इंक्लूजन की बात करता है, ठीक है। ये इंटीग्रल पार्ट हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यहाँ पर इशू कर सकती है इनको, जैसे बाकी लोगों को यहाँ पर प्रमोशन दिया जा सकता है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, वैसे ही पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। सो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी जो आप डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि देयर वॉज नॉट ओनली शॉकिंग बट ऑल्सो क्लियरली रिफ्लेक्टेड द apathetic and the hostile attitude of the administration and even the government towards the need and aspiration of the disabled. ये डिपार्टमेंट ने ऑर्डर दिए ऑफ द 1998 ओपन द डोर फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर द डिसेबल्ड to progress in their organization in keeping with the spirit of PW Act. But these departments order of 2005 which you are seeing here, what they have done, they may be understood by ruling dispensation and the expansion of the denial of equal space and equal right. और इसी को लेकर हम ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ रहे हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बताया 1995 में से पास किया गया था, बाद में आप देखेंगे 2016 में इसमें कुछ चेंजेस के साथ इसे दोबारा पास किया गया। नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर 7 से, जो पहले 60 डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर इंक्लूड थी, उनको 21 कर दिया गया, जिसमें आप देखेंगे एसिड अटैक विक्टिम्स, स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को भी इस लिस्ट का पार्ट बनाया गया है। एक नई कैटेगरी यहाँ पर डिसेबिलिटी की इंक्लूड की गई है, जिसमें 3 ब्लड डिसऑर्डर लाइक थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और सिकल सेल डिसीज़ को भी इसका पार्ट बनाया गया था। डॉर्फिज्म और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को भी इंडिकेट किया गया था एक सेपरेट क्लास ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। ये एक्ट यहाँ पर बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अप ऑन द स्टेट गवर्नमेंट कि वो इनिशिएटिव ले, मेजर करे, ताकि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उन्हें डिग्निटी एज वेल एज इक्वालिटी का राइट यहाँ पर मिल सके। इसी के अलावा जो बेनिफिट्स हैं जैसे रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब, रिजर्वेशन इन एलोकेशन ऑफ लैंड को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने और प्रोवाइड करने की बात की गई है। आप देखेंगे जिन 21 डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, दे आर एज फॉलो लाइक ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी केयर, देन यू विल ऑल्सो फाइंड hearing impairment, thalassemia, hemophilia, sickle cell diseases, cerebral palsy, intellectual disability, mental illness, etc. Whichever you are seeing here, these are 21 types of disability which are totally classified in the Persons with Disability Act 2016। ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो नोटिफाई कर सके किसी भी दूसरी कैटेगरी को अगर वो यहाँ पर इंक्लूड करना चाहती है। साथ ही ये एक्ट डिफाइन करता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को एज अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इम्पेयरमेंट in which in interaction with the barrier hinders his full and effective participation in society equally others। वहीं यहाँ पर डिफाइन भी किया जा रहा है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी का क्या होगा, एज अ पर्सन विद नॉट लेस देन 40% ऑफ द स्पेसिफिक डिसेबिलिटी देन ओनली दील गेट दिस काइंड ऑफ बेनिफिट। साथ ही यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति के कि उनको इंटेंसिव राइट्स हैं, लाइक इनको राइट एंड एंटाइटलमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार है, कम्युनिटी लाइफ, एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी, इन सारे क्षेत्रों में ये एक्ट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, तो ये एक्ट प्रोहिबिट करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी डिसेबिलिटी के आधार पर यहाँ पर किसी चीज़ से, अपॉर्चुनिटी से दूर नहीं रखा जाएगा। और जो हम आर्टिकल पढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं एक्ट के इस पैरामीटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। वुमेन एंड चिल्ड्रन डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता है कि जो स्पेशल नीड है महिलाओं को और जो बच्चे हैं डिसेबिलिटी के, उनको इंश्योर करना, उनकी सेफ्टी, सुरक्षा का ध्यान, उनकी हेल्थ का ध्यान, एजुकेशन का ध्यान रखना भी किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं
इनटू दिस पर्टिकुलर एक्ट ओनली। गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं कि वो क्या करेंगे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऐसे सारे मेजर्स लेंगे जो इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कारगर होंगे। ये रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, पब्लिक बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल बनाएंगे, ये एक एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन और एक कम्युनिकेशन सेटअप तैयार करेंगे, असिस्टिव डिवाइस और टेक्नोलॉजीज़ को लोगों तक पहुंचाएंगे, रिहैबिलिटेशन के लिए काम करेंगे, अवेयरनेस और सैनिटाइजेशन के लिए भी गवर्नमेंट्स काम करेंगी, डिफरेंट जो डेटाज हैं डिसेबिलिटी के उसको कलेक्ट करेंगे, और साथ ही जो ग्रीवियंस और रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको लेकर भी काम करना किसकी जिम्मेदारी है, इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की। और इसी के साथ अलग अलग लेवल पर इन इंस्टीट्यूशन में लाइक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी जैसी अलग अलग पोस्ट को भी निर्धारित किया गया है। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है टमाटो प्राइस हाई की। देखिए बहुत छोटा सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जो टमाटर के प्राइस हैं वो 100 से हो चुके हैं 200, और इसको लेकर देखिए रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा कंसर्न जताया जा रहा है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये टोमेटो का जो प्रोडक्शन है इंडिया में ये होता क्या है। देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो टमाटर का जो प्रोडक्शन है वो कंसनट्रेट है कुछ लिमिटेड स्टेट्स में लाइक आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा, गुजरात, जिनमें आप देखेंगे 50% प्रोडक्शन यहीं पर होता है। अगर हम बात करें तो देयर आर 2 मेजर क्रॉप ऑफ टमाटो, एक आपको रबी सीजन में देखने मिलेंगी, एक आपको खरीफ सीजन में देखने के लिए मिलेंगी। जो रबी क्रॉप है दे हिट्स द मार्केट बिटवीन मार्च एंड अगस्त एनुअली, वहीं जो खरीफ क्रॉप है वो आपको देखने के लिए मिलती है सितंबर से मार्केट में। सो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, सोलन, ये आज की डेट में टमाटर को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है ड्यूरिंग द मानसून मंथ। While in the summer, Andhra Pradesh, Mandapalli region alone accounts for tomato cultivation in the entire country. So as of now अगर हम बात करें तो इंडिया में जो टमाटर का प्रोडक्शन है वो लगभग 21.187 मिलियन टन आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ द क्वेश्चंस कब कि अगर हमारे पास रबी और खरीफ दोनों सीज़न में टमाटर आ जाता है तो इसके प्राइजेज़ यहाँ कैसे बढ़ गए। तो देखिए इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे आप पूरे सीज़न को अगर देखें, ओवरऑल डिप अगर आप देखें तो टमाटर का जो प्रोडक्शन है वो इस साल कम हुआ है विद द 2 की रीजंस। पहली बात तो एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ठीक है, वेदर कंडीशन बहुत डिफरेंस थी, कहीं आपने देखा होगा इस बार बहुत सारी जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहीं पर low commercial realization of the crops for farmer in the month before June as well as the last year result into इन्होंने यहाँ पर टमाटर का प्रोडक्शन कम करके दूसरी फसलों पर ज़्यादा दिया। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो हीट वेव्स और हाई टेम्परेचर, अप्रैल और मई का महीना इस बार इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि यहाँ पर फसलों की जो पैदावार है वो भी डिक्लाइन हो गई, रिजल्ट इनटू कम प्रोडक्शन हुआ, डिपेंडेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग खाने वाले हैं, रिजल्ट कि केवल और केवल आप देखेंगे इनका जो प्रोडक्शन है वो डिले हो गया। एंड विद द डिले मानसून शावर सदर्न इंडिया और महाराष्ट्र में आप देखेंगे लेट होने की वजह से यहीं पर टमाटर के ऊपर पेस्ट अटैक भी हो गए, रिजल्टेड इनटू व्हाट, बहुत सारे जो टमाटर थे इनको मार्केट से हटाना पड़ गया। एंड इसी की वजह से आप देखेंगे तो जो 6 से 11 रुपये पर केजी में मिलने वाला टमाटर वो इस साल हो चुका है 100-200 रुपये केजी। ओके, सो क्या ये सीजनल इशू है, एक और बात पर हमें विचार करना चाहिए। तो देखिए ये जो टमाटर के केसेस में हमें इशू देखने के लिए मिला है, हालांकि एज ऑफ नाउ ये सीजनल और टेम्परेरी है, क्योंकि इसके साथ हमने 2 कंडीशन देख लिए। 2 कंडीशन क्या है आप देखेंगे, एक तो टमाटर का प्रोडक्शन कम होना, बहुत ज़्यादा इससे कोई एडवांटेज नहीं होना, बहुत ही सस्ता है तो लोगों ने महंगी क्रॉप्स को ज़्यादा लगाया। दूसरा हीट वेव और टेम्परेचर की वजह से। तीसरा हमने देखा इंसेक्ट और इंसेक्ट्स के अटैक के कारण। सो एज ऑफ नाउ क्या वोलेटिलिटी जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो जो पॉलिसीज़ एक्सपर्ट है उनका मानना है कि ये जो मार्केट में अभी कंडीशन है ये एक टेम्परेरी है,
बहुत सारे लोग टमाटर को डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ही नया सीज़न आएगा आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, टमाटर का प्रोडक्शन हो सकता है वेल टू मेंटेन आपको देखने के लिए मिल जाए। सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू एंड सी यू टुमारो।